नेक्स्ट रिस्क फैक्टर जो रहता है वो रहता है ब्लीडिंग का। कोई भी सर्जरी हो उसमें थोड़ा ब्लड लॉस होता है, बट आजकल जो हमारे पास टेक्निक्स हैं जिसमें हम सर्जरी के दौरान, सर्जरी शुरू होने से पहले एक स्पेशल मेडिसिन का यूज करते हैं जिससे ब्लीडिंग बहुत ही कम रहती है। और क्योंकि हमारा इंसिजन, हमारा जो सर्जरी का कट है वो छोटा रहता है, हमें ज्यादा मसल्स को कट नहीं करना पड़ता, तो इस कारण से ब्लड लॉस बहुत कम रहता है। और आजकल की हिप रिप्लेसमेंट्स में ब्लड ट्रांसफ्यूजन यानी खून चढ़ाने की जो रिक्वायरमेंट है वो ऑलमोस्ट 0 के आसपास हो गई है। तो बहुत ही रेयर रहता है, अगर आपका हीमोग्लोबिन 11 या 12 से ऊपर है तो आमतौर पे किसी ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत नहीं पड़ती है। बट अगर जरूरत हो तो ब्लड बैंक किसी भी अच्छे हॉस्पिटल में, यूजुअली बड़े हॉस्पिटल्स में रहता है, जैसा कि हमारे यहाँ भी है। उसके बाद नेक्स्ट चीज जो रहती है वो ये रहती है कि क्या आपकी रिकवरी एज पर शेड्यूल चल रही है। तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये रहता है अपने आप को बहुत हाइड्रेटेड रखें, जिसमें कि हम आईवी फ्लूइड्स देते हैं पेशेंट को बहुत जल्दी ही, इवन सर्जरी के 4 घंटे के अंदर अंदर हम नॉर्मल डाइट शुरू कर देते हैं, उनका खाना पीना शुरू करते हैं। फिर इसी प्रकार सर्जरी के बाद क्या क्या रिस्क फैक्टर होते हैं। अगर आप हिप रिप्लेसमेंट या जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी आपकी होती है तो आप कई बार बहुत ज्यादा मूव नहीं कर पा रहे हैं, ऐसे मरीजों में जो खून का बहाव होता है टांगों में कई बार स्लो डाउन कर जाता है। और हिप रिप्लेसमेंट या कोई भी पेल्विक सर्जरी एक एडेड रिस्क फैक्टर रहता है ऐसे मरीजों में, जिसके कारण खून गाढ़ा हो जाता है। अगर ऐसा रहेगा तो आपके टांगों में खून जम सकता है, जिसको कोई क्लॉट्स कहते हैं, जो कि डीप वेन थ्रोम्बोसिस करता है। ऐसे क्लॉट्स टांगों में तो स्वेलिंग करते हैं, बट अगर वो वहां से मूव करके नस के थ्रू लंग्स में पहुंच जाए तो वो रिस्क की हो सकते हैं, जिसको पल्मोनरी एम्बोलिज्म कहा जाता है। तो इसको अवॉइड करने के लिए हम क्या क्या करते हैं। सबसे पहले तो जब आप नहीं भी चल रहे हैं तो आपकी टांगों पर एक पंप लगाया जाता है, जो कि जिसको काफ पंप कहते हैं, यानी कि डीबीटी पंप कहते हैं। और वो पंप क्या करता है, क्योंकि वो प्रेस करता है और रिलीज करता है, बार बार आपके प्रेस रिलीज करने से वो खून का बहाव बना के रखता है। इसी तरह से आपको अच्छे से हाइड्रेट किया जाता है, आईवी फ्लूइड्स दिए जाते हैं जिससे कि खून गाढ़ा ना रहे। फिर आपको जल्दी से जल्दी एज सून एज पॉसिबल सर्जरी के बाद चलाया जाता है, जो कि सेम डे भी हो सकता है, अदरवाइज नेक्स्ट डे तो सारे मरीज चलना शुरू कर देते हैं। तो जब आप चल रहे हैं, जब आपकी दोनों टांगों पे पंप से मूवमेंट चल रही है, जब अपने पंजे आप चला रहे हैं, तो खून का बहाव बना रहता है और रिस्क फैक्टर काफी कम हो जाते हैं। इसी तरह से एक स्पेशल ब्लड थिनर इंजेक्शन जिसको क्लेक्सेन कहा जाता है, ये भी हम एक लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन होता है, इसको हम देते हैं जब तक आप हॉस्पिटल में रहते हैं। और उसी के से सिमिलर एक टैबलेट फॉर्म में एक दवाई आपको अप टू 5 वीक्स आफ्टर सर्जरी दी जाती है। तो ये आपके पोस्ट सर्जरी इवन अप टू 5 वीक्स तक आपको इस चीज से, इस रिस्क फैक्टर से प्रोटेक्टेड रखता है। तो मोर देन 99% केसेस में हमें इससे कोई दिक्कत नहीं होती। इसी तरह से और रिस्क फैक्टर क्या होता है कि पोस्ट सर्जरी, क्योंकि आपके हिप के पास में सर्जरी की जा रही है और हिप के बहुत ही पीछे से एक नए नर्व पास करती है जिसको शैटिक नर्व कहते हैं। अगर आप केयरफुल ना हो सर्जरी के दौरान तो आप उस नर्व को डैमेज कर सकते हैं, या उसके सिर्फ प्रेस हो जाने या इरिटेट हो जाने से भी वो नर्व कुछ देर के लिए सुन्न पड़ जाती है, जिसके कारण आपकी फुट की मूवमेंट जो ऊपर की तरफ होती है वो नहीं हो पाती और इसको फुट ड्रॉप कहा जाता है। शैटिक नर्व को यूजुअली हम इस सर्जरी में प्रॉपरली देखकर साइड में सेपरेट कर प्रोटेक्टेड रखते हैं, तो आमतौर से इसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। बहुत रेयर केसेस में ही इसमें कोई प्रॉब्लम आने का चांस रहता है, बट ऐसे वाले केसेस जिसमें आपने नर्व को पूरी तरह से प्रोटेक्ट किया है, वो इस तरह की दिक्कत अगर हो तो वो कुछ दिनों या कुछ हफ्तों में अपने आप से रिकवर कर जाती है। और सबसे इंपॉर्टेंट एक रिस्क फैक्टर रहता है किसी भी हिप रिप्लेसमेंट में, डिसलोकेशन। अब डिसलोकेशन क्यों होता है, क्योंकि आपका हिप और बॉल एंड सॉकेट जॉइंट जो है एक आर्टिफिशियल जॉइंट लगा है। जब आप इस पर सर्जरी के दौरान हम इस तक पहुंचे हैं तो हम कुछ मसल्स को कट करके वहां पहुंचे हैं, जो मसल्स इसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रही थी। अब अगर हमने उनको वापस रिपेयर भी कर दिया है तो उन मसल्स की ताकत आने में कुछ टाइम लगता है, कुछ समय लगता है। तो इसी कारण से हम ये प्रेफर करते हैं कि आप पहले कुछ हफ्तों तक बहुत लो चेयर पे ना बैठें। आपको जिन केसेस में हम ये अचीव कर पाए हैं कि वो आलती पालती मार के भी बैठ सकते हैं, नीचे जमीन पर भी बैठ सकते हैं, वो कुछ महीनों के बाद ही ये एक्टिविटी कर पाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कुछ प्रिकॉशंस फॉलो करना, कि पहले कुछ 6 to 8 वीक्स तक आप टांगे क्रॉस ना करें। आप जब लेटते हैं बेड पे तो दोनों टांगों के बीच में एक पिलो लगाएं, ताकि आप करवट भी लें तो दोनों टांगे क्रॉस ना हो। आप खुद से अपनी टांग उठाकर अपने सॉक्स और शूज पहनने की इतनी मूवमेंट ना करें जिससे कि वो हिप अनस्टेबल हो जाए, और बहुत लो चेयर पे ना बैठें। तो आपकी नॉर्मल एक्टिविटीज तो सारी शुरू हो जाती है, बट ये कुछ प्रिकॉशंस आपको पहले कुछ 4-6 हफ्ते फॉलो करने होते हैं, जिसके बाद जब आपकी मसल स्ट्रेंथ पूरी तरह से आ जाती है तो आप ये सारी एक्टिविटीज बिना किसी रिस्क के कर सकते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट दिक्कत जो कुछ पेशेंट्स में आती है वो होती है लिंपिंग आफ्टर सर्जरी। अब ये लिंपिंग क्यों होती है, क्योंकि जब आप सर्जरी के बाद में आप चलना शुरू करते हैं, अगर आप पहले से आपकी टांग बहुत सीवियर आर्थराइटिस के कारण छोटी थी और अब उसको हम बराबर लेकर आए हैं, तो उसमें कई बार आपकी मसल स्ट्रेंथ थोड़ी अफेक्ट हुई होती है, जिसको कि गेन करने के लिए आपको एक्सरसाइजेज और फिजियोथेरेपी बहुत रूटीनली फॉलो करनी पड़ती है फॉर अ प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो आपको हो सकता है कुछ केसेस में अप टू 6 मंथ्स भी आपको एक अच्छी फिजियोथेरेपी करनी पड़े, ताकि आप वो स्ट्रेंथ गेन कर पाएं और फिर आपकी ये चाल बिल्कुल नॉर्मल की तरह हो जाए।
एक इंपॉर्टेंट फैक्टर जो मैं टच जरूर करना चाहूंगा वो है लेंथ ऑफ द लेग आफ्टर सर्जरी। तो लेग लेंथ डिस्क्रिपेंसी यानी कि एक टांग का सर्जरी के बाद या तो छोटा या बड़ा हो जाना, ये भी एक कॉमन रिस्क फैक्टर रहता है, जिसको हम बहुत हद तक निगेट कर पाए हैं इन द पास्ट फ्यू इयर्स, पिछले कुछ सालों में, क्योंकि हम अपने हिप रिप्लेसमेंट्स कंप्यूटर नेविगेशन के थ्रू कर रहे हैं। तो कंप्यूटर नेविगेशन हमें किस तरह से हेल्प करता है? अब जो हम नॉर्मल टेक्निक से अपना चेक्स और बैलेंसेस करते थे, जिससे हमें पता लगता था कि हिप की स्टेबिलिटी कैसी है, हिप की लेंथ कितनी है, वो सारे तो आज भी कायम है, और वो 99% केसेस में वो हमें बिल्कुल नॉर्मल लेंथ देते हैं और अच्छी स्टेबिलिटी देते हैं। लेकिन जो 1% की जो चांस बाय चांस रह गया था, वो भी अब कंप्यूटर नेविगेशन की हेल्प के थ्रू हमें एग्जैक्टली टू द लास्ट मिलीमीटर पता लग जाता है कि लेंथ पहले कितनी थी और अब कितनी शॉर्टनिंग थी और हम क्या कितना अचीव कर पाए। तो लेग लेंथ की शॉर्टनिंग या लेंथनिंग होना, वो भी अब कंप्यूटर नेविगेशन के थ्रू काफी कम हो गया। तो ये मोटे मोटे कुछ रिस्क फैक्टर्स थे जो कि हर एक पेशेंट को जो कि हिप रिप्लेसमेंट कराना चाहता हूं उन्हें पता होने चाहिए और कैसे उसको हमें मैनेज करना है। थैंक यू।